हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 19वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की चर्चा करने वाले हैं। इसके नाम से स्पष्ट है कि यह राज्य में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से या उद्देश्य से लाया गया था। इसके अन्य उद्देश्यों की चर्चा करें तो लोगों को गरिमामय जीवन दे पाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। लोगों को कम से कम भोजन के लिए या खाद्य सामग्री के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े, सरकार से उन्हें कम कीमत पर खाद्य सामग्री प्राप्त हो जाए। दूसरा है सस्ता और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। लोगों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, यह भी इस अधिनियम का एक उद्देश्य है। अधिनियम में बहुत सारी धाराएं हैं और धाराओं में जो सबसे प्रमुख हमारे लिए एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है उसमें धारा नंबर 3। धारा 3 में बताया गया है कि कौन कौन से कैटेगरी के कार्ड यहाँ पे बनाए जाएंगे या किस किस वर्ग के लोगों को खाद्य सामग्री दिया जाएगा, क्या उनमें डिफरेंस होगा, यह बताया गया है। जैसे कि कुछ लोग होंगे जिनको अंत्योदय कैटेगरी के अंदर रखा गया है, कुछ लोगों को प्राथमिकता कैटेगरी के अंदर रखा गया है और बाकी जो है उनको सामान्य परिवार कहा गया है। इन सभी को रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, यह बताया गया है धारा 3 में। धारा 3 में बहुत सारे कैटेगरी का लिस्ट दिया गया है, जैसे कि अंत्योदय हो गए, प्राथमिकता वाले हो गए, अन्नपूर्णा वर्ग हो गया, एक डिफरेंट वर्ग है, एक निराश्रित वर्ग है, निशक्त जन वर्ग है और बाकी जो है उनको सामान्य वर्ग के अंदर रखा जाता है। इन सभी के लिए लिमिट अलग अलग है। लिमिट कहने का मतलब है कि किसी को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज मिल रहा है, किसी को प्रति व्यक्ति 7 किलो के हिसाब से अनाज मिल रहा है। इस प्रकार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी है और साथ ही कीमत में भी अलग डिफरेंस है। जनरली ये जितने सामान्य वर्ग को छोड़ दें तो ज़्यादातर लोगों को 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अनाज मिलता है और सामान्य वर्ग को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पे अनाज दिया जा रहा है। इसमें धारा नंबर 3 में एक और चीज़ बताया गया है कि गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं या जो बच्चे हैं या छात्रावास में जो रहने वाले लोग हैं या आश्रमों में रहने वाले जो लोग हैं, ये सभी पोषाहार प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं और सरकार द्वारा इनकी जो पोषण व्यवस्था है, खाद्यान्न की जो व्यवस्था है वो किया जाएगा। जैसे कि गर्भवती माताएं हैं या शिशुवती माताएं हैं, इनको आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषाहार उपलब्ध करवाया जा सकता है। बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको स्कूल के माध्यम से, मिड डे मील के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैसे ही छात्रावास में जो रहने वाले बच्चे हैं उनको सरकारी स्कीम के अंतर्गत वहाँ छात्रावास में खाद्यान्न पहुँचाया जाता है। इस तरीके से धारा 3 जो है वो पब्लिक वेलफेयर में सभी को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोविज़न करता है। ठीक, इसके अलावा निराश्रित वर्ग हैं, आवासहीन हैं, प्रवासी लोग जो हैं, कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है या कोई क्षेत्र आपदा प्रभावित है, इन सभी जगहों पे खाद्यान्न या फिर भोजन लोगों को उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी धारा 3 के अंतर्गत सरकार को दी गई है। अगला है धारा नंबर 17। धारा नंबर 17 में बताया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड जो कार्ड है वो परिवार के वरिष्ठ महिला के नाम पर बनवाया जाएगा। ठीक, अगर मान लो जो परिवार की जो महिला है वो अल्पवयस्क है, मतलब 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में 18 वर्ष के बाद उसे मुखिया बनाया जाएगा। ठीक है, तो धारा नंबर 17 में महिला सशक्तिकरण के लिए राशन कार्ड का जो मालिकाना राशन कार्ड जो है वो मुखिया के नाम पर होगा और मुखिया जो है वो घर की वरिष्ठ महिला होगी, यह प्रोविज़न किया गया है। अगला है धारा नंबर 18। धारा नंबर 18 में बताया गया है कि यहाँ पे खाद्यान्न खाद्यान्न उपलब्ध करवाना स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व होगा। ठीक, धारा नंबर 18 में बताया गया है कि स्थानीय निकायों का दायित्व है खाद्यान्न
उपलब्ध करवाना, लेकिन क्या सभी लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा? तो कौन वहाँ पे हितग्राही हैं या लाभार्थी हैं या पात्र हैं, उन पात्र परिवारों की पहचान करना भी स्थानीय निकायों का दायित्व होगा। मतलब अगर ग्राम पंचायत है स्थानीय निकाय, तो ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं उनका दायित्व होगा, या अगर वो नगरीय क्षेत्र है तो नगर निगम का दायित्व होगा या नगर पंचायत का दायित्व होगा कि जो लाभार्थी हैं उनकी पहचान करें। साथ ही इनका ये भी दायित्व होगा कि उस क्षेत्र में जो पीडीएस शॉप्स हैं, उचित मूल्य की दुकानें हैं, उनकी निगरानी किया जाए, उनका निरीक्षण किया जाए, पर्यवेक्षण किया जाए, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की धांधली न हो सके। ठीक, इसके अलावा जितने भी निराश्रित हैं, आवासहीन हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उनकी भी पहचान करके और उनको राहत प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा स्थानीय निकायों के द्वारा। ठीक, अगला है धारा नंबर 19 और 20। यहाँ पे शिकायत निवारण प्रणाली की चर्चा की गई है कि अगर किसी प्रकार की धांधली का खबर मिलता है तो किस प्रकार से अपराधी की पहचान की जाएगी और उनको किस प्रकार से दंड दिया जाएगा। इसके लिए अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो अलग से हेल्पलाइन नंबर या नोडल अधिकारियों की व्यवस्था की गई है जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 हमने देखा और इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे इनकी चर्चा हमने यहाँ पे किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य परीक्षाओं में अभी तक इसमें से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसमें पूछे जा सकते हैं, बहुत कॉमन नेचर के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि उद्देश्य पूछ सकता है, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति के नाम पर कार्ड बनाया जाता है, या फिर स्थानीय निकायों का दायित्व क्या क्या होता है, इसके बारे में बहुत जनरल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही। आज हमने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2012 की चर्चा कंप्लीट किया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।